हेलो एवरीवन। तो भाई सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कैल्विन पर। और आप देख रहे हैं इस चैनल पे हम लोग आपके लिए लगे हुए हैं लगातार भाई अलग अलग चीजें लाने पे। आपके लिए जो है माइंड मैप हम लोग लाए हैं, आपके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लोग लाए हैं, शॉर्ट वन शॉर्ट वीडियोस, और भाई उसके अलावा बहुत सारी चीजें हम लोग आपके लिए लाते जा रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज मैं लेके आया हूं आपके लिए माइंड मैप, और माइंड मैप है हमारे चैप्टर का वर्क एनर्जी पावर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है, बच्चों को इंटरेस्ट आता है थोड़ा पढ़ने में। तो भाई इंटरेस्टिंग चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग है, इजी भी है। तो शुरू करते हैं आज का माइंड मैप। और भाई जिन लोगों ने बाकी वीडियो नहीं देखी है जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का माइंड मैप वर्क एनर्जी पावर का। वर्क एनर्जी पावर में जो डिस्कस किया गया है, पहले डिस्कस किया गया है वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है, फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं वर्क को। तो फिजिक्स में जो डिफाइन किया जाता है वर्क को, वो किया जाता है एफ और एस का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वर्क डन इन द फिजिक्स। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको आता है, ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो वो हम करेंगे। तो एफ डॉट एस हमारा एफ एस कॉस थीटा आएगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो एफ एस कॉस थीटा। वैसे भी जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो एफ डॉट एस आप करेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी आएगी एफ एस कॉस थीटा। उसके बाद अगर मान लो आपका फोर्स वेरिएबल है तो कई बार आपका एफ डॉट डीएस का इंटीग्रेशन हमें करना पड़ता है। अगर फोर्स हमारा वेरिएबल है, एस के साथ वेरी कर रहा है, तो एफ डॉट डीएस का इंटीग्रेशन करके हमें निकालना पड़ता है। एफ डॉट डीएस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे वेरिएबल फोर्स के केस में। उसके अलावा कई बार आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसा ग्राफ दिया हुआ है कि ये फोर्स है और ये ऐसे वेरी कर रहा है, मान लीजिए तो वेरिएबल फोर्स एक तरह का। तो इसका ग्राफ दिया हुआ है हमें, मान लीजिए फोर्स वर्सेस एस का, या एक्स बोल सकते हो। तो इसमें हमें एरिया निकालना होता है। अगर हमें वर्क डन निकालना, क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालोगे, उसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे, फिर वहां से मैथमेटिक्स का यूज करके वहां से हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो हमें करना पड़ता है यहाँ पे। तो वहां से हम लोग निकाल लेंगे इसका एरिया। इसकी जो यूनिट होती है वर्क की वो जूल होती है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट अर्ग होती है। और आप लोगों ने यूनिट डायमेंशन में पढ़ा होगा, इनको जब कन्वर्ट करते हैं हम लोग तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग के बराबर आता है। ठीक है, तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है। वर्क डन एफ डॉट एस कॉस थीटा, मतलब एफ एस कॉस थीटा है, तो जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा नेगेटिव होगा वर्क डन नेगेटिव होगा, कॉस थीटा जीरो होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो पॉजिटिव होने का मतलब है कि हमारा कॉस थीटा पॉजिटिव हो। कॉस थीटा पॉजिटिव आपका होता है 0 से 90 डिग्री पे, यानी एक्यूट एंगल अगर हमारा हमारा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल है, तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। 0 से लेकर 90 डिग्री तक वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है कुछ ऑब्ट्यूज एंगल पे है, 120 डिग्री 130 डिग्री 90 से ज्यादा एंगल है, तो वर्क डन हमारा उस केस में नेगेटिव हो जाता है। वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। वर्क डन जीरो कब होता है, अगर कॉस थीटा जीरो हो जाए, यानी थीटा हमारा 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू पाई/2 पे हमारा वर्क डन जो है जीरो आता है। एंड ये केस कब होता है, जैसे आपका मान लीजिए सर्कल में कोई आप पत्थर से बांध के धागा घुमा रहे हो, सॉरी पत्थर को बांध के धागे से घुमा रहे हो, तो धागा जो फोर्स लगाता है, स्ट्रिंग जो फोर्स लगाता है वो अंदर को लगाता है टेंशन फोर्स, और पत्थर की वेलोसिटी टेंजेंशियल है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन जीरो होता है। या मान लीजिए अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, तो भी आपका जो है फोर्स अंदर को लग रहा है और वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो वर्क डन जीरो होता है। और उसके अलावा देखें तो पुली सूटकेस को लेके जब चलता है, तो पुली सूटकेस को लेके जब चलता है स्ट्रेट रोड पे, तो वो जो फोर्स लग रहा होता है उसके सिर से वो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लग रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट सामने को है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट सामने है, तो परपेंडिकुलर है दोनों, तो वर्क डन फिर दोबारा जीरो आ जाता है। उसके अलावा एक केस और हो सकता है, कोई बॉडी मान लीजिए टेबल पे चल रही है, टेबल ऐसा है और उस पर कोई बॉडी जो है मूव कर रही है। अब मैं इस पे बोलूं फोर्स कौन सा लग रहा है, तो एक mg फोर्स इस पे लग रहा है और एक इस पे n फोर्स लग रहा है, मान लीजिए दो फोर्स लग रहे हैं। इनका वर्क डन आपसे पूछूं कितना वर्क डन है, तो दोनों का वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, जीरो, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन इस केस में दोनों का जीरो आता है। तो सारे केस हमारे हैं जब भी हमारे परपेंडिकुलर फोर्सेज होते हैं तो वर्क डन हमारा जीरो आता है। तो वर्क डन जीरो आने का एक और केस हो सकता है कि या तो डिस्प्लेसमेंट ना हो, या जैसे मान लो दीवार को धक्का लगाऊं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, है ना, या मेरा फोर्स ना हो, या फिर दोनों हो लेकिन दोनों परपेंडिकुलर हो आपस में, तो वर्क डन मेरा जीरो आता है। तो केस यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके अलावा इसमें जो बात की गई है, फिर पावर की बात की गई है। पावर हमारा जो है वर्क पर यूनिट टाइम होता है, W/T, उसको बोलते हैं पावर। इंस्टेंटेनियस पावर जब हमें निकालनी होती है, एवरेज पावर अगर निकालनी होती है टोटल वर्क बाय टोटल टाइम करते हैं, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो हम dW/dt करते हैं, वहां से हम लोग निकालते हैं। और इंस्टेंटेनियस पावर की जो वैल्यू आती है वो आती है F इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। जो फोर्स हम लगा रहे हैं इंटू वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस पावर। तो इस पे बेस भी काफी क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग करा चुके हैं। यूनिट जो है हमारी, यूनिट इसकी जो आती है पावर की, वो यूनिट जो है वर्क बाय टाइम है, तो जूल पर सेकेंड, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, वॉट। तो ये हमारी एसआई यूनिट है।
उसके अलावा एक और यूनिट है किलोवाट हम लोग यूज कर सकते हैं, मेगावाट यूज करते हैं, किलो मतलब 10⁻3, मेगा मतलब 10⁻6। उसके अलावा एक और यूनिट है 1 हॉर्स पावर, HP। तो 1 हॉर्स पावर मतलब होता है 746 वॉट, तो इसको हम बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। तो ये भी एक और यूनिट है इसकी। तो पावर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद अगर हम मूव करें तो यहाँ पे बात की गई है, अगर हमें वर्क पता चल गया तो हमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पता चल गया है। फोर्स को दो तरीके से डिवाइड किया गया, जो भी फोर्स आपके ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, उनको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में डिवाइड किया गया है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर किसी फोर्स में हम लोग, मान लो कोई फोर्स लग रहा है, मैं बॉडी को यहां से यहां लेके आया तो वर्क डन कुछ हुआ, और यहां से यहां लेके आया तो वर्क डन कुछ हुआ। दोनों केस में इनिशियल पॉइंट सेम है और फाइनल पॉइंट भी सेम है दोनों केस में, लेकिन रास्ते अलग अलग है। तो अगर वर्क डन दोनों बराबर आए, अगर ये वर्क डन दोनों बराबर आए तो बोलेंगे फोर्सेस कंजर्वेटिव। तो ग्रेविटेशन फोर्स में ऐसे ही होता है, वर्क डन बराबर आता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स में डिपेंड करता है, तो उसको बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव। उसमें वर्क डन जो है यहां से अलग आएगा, यहां से अलग आएगा, उसको बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरी बात क्या होती है कि अगर आप घूम के अपनी जगह पे वापस आ गए तो वर्क डन जीरो हो जाता है कंजर्वेटिव फोर्स में। नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखी हुई है बातें देखेंगे आप, तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्ट टेकन, W1 W2 W3 तीनों बराबर हैं। यहाँ पे वर्क डन डिपेंड करता है, बराबर नहीं होते हैं। वर्क डन यहाँ पे जीरो है क्लोज पाथ में, यहाँ पे वर्क डन जो है नॉट जीरो है इन द क्लोज पाथ। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आता है और ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स यहाँ पे आते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक केस है जब वो यहाँ पे भी आता है, लेकिन यूजुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एनर्जी के बारे में बात की गई है। जो एनर्जी होती है किसी बॉडी में, तो एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कितना वो वर्क कर सकती है, उसको बोलते हैं उसकी एनर्जी। यूनिट हमारी जूल होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जूल हमारी होती है यूनिट इसकी, है ना। जाउल भी बोलते हैं, जाउल, तो जूल भी होती है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट फॉर्म इसकी एनर्जी की क्या है, बहुत सारी तरह की एनर्जी होती है भाई। हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी हमारी हो सकती है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है किसी बॉडी की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब किसी बॉडी के मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी होती है बॉडी में, उसको हम बोलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं हाफ mv² के लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को। और अगर हम मोमेंटम की फॉर्म में हम इक्वेशन को लिखें तो इसको p²/2m भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक कन्वर्जन का तरीका होता है, p²/2m। तो कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है कि एक बॉडी का मोमेंटम डबल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। और इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है। कई बच्चों को लगता है काइनेटिक एनर्जी को देखिए कि इसमें वेलोसिटी आ रही है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटी, कोई भी एनर्जी आपकी वो स्केलर क्वांटिटी होती है सारी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है किसी बॉडी में उसकी शेप, साइज या पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है। मतलब कोई पत्थर आपने ऊपर रखा हुआ है तो पोजीशन के कारण उसमें एनर्जी आ गई। कोई आपने धागा रबर खींच लिया तो उसकी शेप या साइज की वजह से उसमें एनर्जी आ गई, तो उसको हम बोलते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो दो एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो चैप्टर में डिस्कस किया गया है। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgs के बराबर होती है, और दूसरा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो कि हाफ के x² के बराबर होती है। वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, x इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग या कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो नेचुरल लेंथ से जितना आप उसे खींचोगे 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वो x है, या उसको जितना कंप्रेस करोगे वो उसका x है, तो ये उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। तो ये जो है दोनों एनर्जी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके अलावा जो काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ी थी उस पे बेस्ड वर्क एनर्जी थ्योरम है एक, इस पे काफी क्वेश्चन हमने अलग से एक वीडियो बनाई है। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इसका डेरिवेशन भी है बोर्ड में, स्कूल में, मतलब वर्क डन जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन किसी बॉडी पे जो आप करोगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। फाइनल मतलब हाफ mv फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ mv इनिशियल का स्क्वायर। तो इसका जो है ये वर्क डन के बराबर होता है हमारा। ये आप वर्क एनर्जी थ्योरम में काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके अलावा एनर्जी में एक और रिलेशन है जो कि एनर्जी मास रिलेशन है, कि अगर हम किसी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, किसी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, कहां पे होता है ऐसा, न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर बॉम्ब में आप लोग मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी E = mc²। तो कितनी एनर्जी उससे निकलेगी, mc² से हम बताएंगे। m मतलब मास, आपने कितना कन्वर्ट किया उसको एनर्जी में, और c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸, उसका भी स्क्वायर करना है, तो काफी बड़ी ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपका मास जो है थोड़ा भी है तो उससे काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है। उसको हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव पर्पस भी है और डिस्ट्रक्टिव पर्पस भी है, ठीक है, दोनों पर्पस से यूज होती है ये। तो उसके बाद
यहाँ पे डिस्कस किया गया चैप्टर में कोलिजन के बारे में। कोलिजन मतलब होता है कि दो बॉडी जो है कोलाइड करें, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएं इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मैंने पास आए और इस दोनों पे फोर्स लगे इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। और इसमें एक चीज और है कि जो कोलिजन होता है इसमें जरूरी नहीं है बॉडी टच करे, दूर से भी फोर्स लग सकता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूर से भी लग जाता है, तो उसको भी कोलिजन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो डेफिनेशन हमारी, टू कोलिडिंग बॉडी एक्सर्ट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल टाइम, उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं कोलिजन, कि कोलिजन हुआ। अब ये दो तरह का होता है, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। डिफरेंस क्या है दोनों में? मोमेंटम दोनों केस में कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में कंजर्व रहती है, इसमें लॉस हो जाती है, कुछ एनर्जी कम हो जाती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ये डिफरेंस है दोनों में काइनेटिक एनर्जी का। बाकी टोटल एनर्जी दोनों में कांस्टेंट रहती है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, तो केवल फर्क है काइनेटिक एनर्जी के लॉस का। तो क्वेश्चन भी आता है कि भाई कितना लॉस आपका काइनेटिक एनर्जी का हुआ, वो भी आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। इसको डिफाइन करने के लिए जो है इलास्टिक और इलास्टिक को डिफाइन करने के लिए ई की बात की गई है, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब टकराने से पहले अप्रोच वेलोसिटी कितनी थी और सेपरेशन कितनी थी। जैसे आपको मान लीजिए कोई बॉडी है ये और ये दूसरी बॉडी है, अब ये मान लीजिए इससे टकरा रही है, इसकी स्पीड 4 है, इसकी स्पीड 2 है मान लीजिए शुरू में, ठीक है। तो 4 स्पीड है, इसकी 2 है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ये टकराने से पहले कितनी है ये, अगर एक ट्रेन यहां से आ रही है 4 से और एक ट्रेन यहां से आ रही है 2 से, तो कितना अप्रोच स्पीड हुई, 6 बोल सकते हैं हम लोग कि 6 से पास आ रहे हैं, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहां पे 6 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है, ऐसे निकालते हैं 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा मान लो केस ऐसा होता कि 4 यहां पे होता और ये मान लो 1 होता, तो अब क्या होता वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होता है इस केस में? इस केस में ये 1 से आगे जा रही है और 4 से आ रही है पीछे से, तो हिट करेगी इसको, तो ये कितने कितने तेज से इसके पास आ रही है, 3 मीटर पर सेकंड से आ रही है। भाई ये 1 से चल रही है और 4 से चल रही है, तो इनका डिस्टेंस 3-3 मीटर कम होता जाएगा हर सेकंड में, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड होगी। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। और ऐसे ही हम लोग कोलिजन के बाद देखते हैं, कोलिजन के बाद अगर बॉडी अवे जा रही है मान लो, तो उसका जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, मान लो ये 2 से जा रही है, ये 4 से जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो फिर उससे निकालेंगे। तो ऐसे करके हम लोग सेपरेशन और अप्रोच निकाल सकते हैं। फिर उनका रेशो निकालते हैं कि आफ्टर द कोलिजन कितना रेशो वैल्यू है और बिफोर द कोलिजन कितनी वैल्यू थी उसकी, माने अप्रोच सेपरेशन की वेलोसिटी कितनी है और अप्रोच की वेलोसिटी कितनी है, उन दोनों का रेशो जब निकालते हैं उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वैल्यू ऑफ ई जो होती है इलास्टिक कोलिजन जो होते हैं हमारे ये वाले कोलिजन, उसके लिए वैल्यू 1 आती है। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए वैल्यू 0 से 1 के बीच में 0.5 0.2 ऐसे कुछ वैल्यू हमारी आती है। और अगर हमारा बिल्कुल ही इनइलास्टिक कोलिजन हो गया, बॉडी आके चिपक गई आपस में, तो उसको बोलते हैं बिल्कुल ही इनइलास्टिक कोलिजन, तो बॉडी वैल्यू हमारी 0 आती है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ई 0 आता है, ई 0 आने का मतलब ये चीज हमारी 0 हो गई, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गई। सेपरेशन 0 कब हो सकती है, दोनों चिपक जाए तो सेपरेट ही नहीं हो रही वो, है ना। तो जो है इस केस में हमारा ई का वैल्यू 0 आता है। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने पूरे चैप्टर का जो भी कंसेप्ट है सारे के सारे कर लिए हैं। जिन लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और वन शॉट नहीं देखा है वो जरूर देख लें, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर, और वीडियो देखते रहिएगा। बाय ऑल ऑफ यू, सी यू अगेन।